A very good day, students. Back to next class's lecture on forced vibration and a very interesting phenomena associated जो जुड़ा हुआ है फोर्स वाइब्रेशन से वो है रेजोनेंस का। तो फोर्स वाइब्रेशन क्या है? फोर्स वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन मैंने बताया था विदाउट एनी फोर्स, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी, shape and size of the body. Force vibration, a body in vibration because of an external periodic force acting on it is called a force vibration. Vibrations caused in a body due to external periodic force acting on the body are called force vibrations. Okay, how do we explain it? I have a kitchen fork here. Tuning fork नहीं, kitchen fork, चिमटा। इसको मैं ऐसे यहां से खींच के छोड़ देता हूं। एक बार मैंने इसको अपनी पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से हटाया और छोड़ दिया, तो वाइब्रेट कर रहा। दिस इज अ नेचुरल वाइब्रेशन। आइडियली ये फ्री वाइब्रेशन नहीं है क्योंकि वैक्यूम में नहीं है, लेकिन अगर वैक्यूम में होता तो एक बार छोड़ने पे ये कंटिन्यूअसली घूमता रहता, वाइब्रेट करता रहता। ये हो गया फ्री। अगर मैं इसी चिमटे पे एक्सटर्नल वाइब्रेटिंग फोर्स से लगा रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो ये क्या है? ये हमारा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है विच इज कॉजिंग द वाइब्रेशन। दिस इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। लेकिन क्या आपने देखा ये घूम रहा था उसके बाद? नहीं। जैसे ही मैंने फोर्स हटाया, इसका धीरे से ये खत्म हो गया, इसका वाइब्रेशन खत्म हो गया। तो ये एक्सटर्नल फोर्स वाइब्रेशन, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। कुछ फंडामेंटल चीजें आप लोग समझ लीजिए कि जब भी ये फोर्स वाइब्रेशन में बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के ऊपर। इस केस में नेचुरल वाइब्रेशन में इसकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है इसकी शेप और साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट? ये फिक्स्ड है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के साथ करते हैं तो बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की इस एक्सटर्नल वाइब्रेटिंग फोर्स के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम है, अगर हम ऐसे से कर रहे हैं तो इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अंडरस्टूड? वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, और ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इज दिस क्लियर? तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। दूसरी चीज आपने देखा, जैसे इस केस में एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डाउन हुआ, क्योंकि एम्पलीट्यूड समय लिया डाउन होने के लिए, क्योंकि ये डैम्प वाइब्रेशन थी। लेकिन अगर ये नेचुरल वाइब्रेशन होती, फ्री वाइब्रेशन होती, तो इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यू करता रहता सेम। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा, जब ये हम हटाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, बहुत कम है। डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड कम है।
तो इसमें क्या होता है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। दो चीजें आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी के जितनी फ्रीक्वेंसी, इसका नॉर्मली क्या होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स हट जाएगा तो नॉर्मली क्या होगा, एम्पलीट्यूड इसका कम रहता है और ये जल्दी से डिके कर जाएगा। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, तब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वरना एम्पलीट्यूड कम रहेगा। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटेगा वो डिके हो जाएगा, डैम्प बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी, जैसे से फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी पे, मैंने बता दिया। नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है बॉडी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और इस केस में डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर ये हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, कंटिन्यूसली। इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक वाइब्रेशन, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूसली ये वाइब्रेट करता रहेगा। तो कभी कभी आप मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े से ड्रम लगे हैं और एक मशीन लगी है, धक 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 करनी है। तो वो क्या है, एक फोर्स वाइब्रेशन। अगर आपने एक ड्रम में एक बार ठक से मार के छोड़ दिया तो ड्रम की जो स्किन है वो वाइब्रेट करती है, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगी। एक बार आपने उसे डिफॉर्म किया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेकिन आप धक 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 करते रहेंगे तो वो क्या होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी पे वैरी करेगी। तो जो ड्रमर होता है, एक ऑर्केस्ट्रा में ड्रमर बड़ा स्मार्ट बंदे वाला बूंदी बूंदी लगा के बैठता, ढक 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 करता है, तो सेम ड्रम से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकलती है। कैसे? क्योंकि वो जिस रफ्तार से अपनी ड्रम स्टिक बजाता है उससे एक्सटर्नल फोर्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इसीलिए ड्रम जो है, ड्रम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करता है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की आवाज निकलती है। सो नोट दिस डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट क्या क्या है, और फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। ओके, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्यूनिंग फॉर्क। इसके स्टेम पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है, कितनी फ्रीक्वेंसी का है। तो अगर मैं इसको ऐसे हिट करता हूं तो ये वाइब्रेट करता है, आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, ये वाइब्रेट कर रहा है एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज, और ये प्योर टोन है क्योंकि इसमें और कोई ओवरटोन नहीं होती, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन नहीं होती। ये सिंगल टोन, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है। इट इज कॉल्ड अ टोन। ओके, आवाज की। नाउ अब मैंने इसको ऐसे मार के इस पर रख दिया, आवाज हल्की से सुनाई देगी आपको। आई विल ट्राई टू डू इट अगेन, प्लीज पे अटेंशन। क्या हो रहा है, ये वाइब्रेशन जब मैं इस पर रखता हूं तो इस बोर्ड को वाइब्रेट करने लगता है, फोर्स वाइब्रेशन करता है। लेकिन इसकी आवाज नहीं आ रही थी, इसकी आवाज क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। तो एरिया ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम ज्यादा आता है साउंड का। ये एक अलग चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि द वॉल्यूम ऑफ साउंड, द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द एमिटिंग बॉडी। इस केस में क्या हो रहा था कि बहुत कम वाइब्रेशन आपके पास पहुंच रहा था क्योंकि छोटी बॉडी थी, ईयर्स तक नहीं पहुंचता था। इस केस में आपके पास साउंड जब बड़ी बॉडी होती है तो साउंड आराम से पहुंच। ये एक केस है
फोर्स वाइब्रेशन का। आप लोग माइक और स्पीकर देखा होगा, तो जब माइक पे आदमी बोलता है तो क्या होता है, स्पीकर से आवाज आती है। माइक पे जो आदमी बोलता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल एंड साउंड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरी साइड क्या होता है, वो जो स्पीकर होता है उसमें डायफ्राम होता है, एक आगे पीछे एक झिल्ली टाइप की होती है, वो आगे पीछे मूव करती है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब वहां पहुंचता है तो दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अ मैग्नेटिक सिग्नल जो डायफ्राम को पुल और छोड़ता है। तो वो क्या करता है, वो एक फोर्स वाइब्रेशन उस डायफ्राम में करता है जो कि आपको आवाज सुनाई देती है। तो स्पीकर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायफ्राम में फोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है और आपको आवाज सुनाई देती है। इसी तरह से ये मेरा गिटार है, गिटार में ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या है, नीचे ये हॉलो बॉक्स है, हॉलो बॉक्स फिल्ड विद एयर। ये स्ट्रिंग अगर ये बॉक्स नहीं होगा तो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। लेट अस सी दिस, आवाज नहीं सुनाई देती, कम आवाज आती है, इस प्लेस में ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करती है तो ये बॉक्स को भी वाइब्रेट करती है, फोर्स वाइब्रेशन इससे कनेक्टेड है। इसके अंदर एयर है, एयर वाइब्रेट करती है और एयर का वॉल्यूम काफी है, तो जो आप एयर भी फोर्स वाइब्रेशन में पहुंच जाती है और आपका चूंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो आपको वॉइस सुनाई देती है, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो पूरी एयर वाइब्रेट करने लगती है अंदर। इसी तरह से जो तानपुरा होता है या सिंगल इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंगल तार वाला, उसके नीचे भी हॉलो बॉक्स होता है, वो एयर कॉलम होती है, वो वाइब्रेट करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वाइब्रेशन के और ये फोर्स वाइब्रेशन के एग्जांपल्स हैं। और आपको मैं अब डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन के डिफरेंसेस आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। याद कर लीजिए, बिल्कुल जैसे ट्यूनिंग फोर्क से प्योर टोन निकलता है और ट्यूनिंग फोर्क को जब इस पर रखेंगे आवाज आती है, फोर्स वाइब्रेशन। आवाज इसलिए आती है कि फोर्स वाइब्रेशन में एरिया बड़ा है, तो एरिया ऑफ एमिटिंग साउंड, अगर बॉडी की एरिया ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगी। ओके, फोर्स वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन के डिफरेंसेस मैं बता दे रहा हूं। नेचुरल वाइब्रेशंस में एक बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है और उसके बाद नहीं लगता। तो नो एक्सटर्नल और रेस्टिव फोर्स, ओनली रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स जैसे आपके पेंडुलम में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वाज द रेस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग में स्प्रिंग का जो फोर्स था दैट वाज द रेस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रिंग में टेंशन इज द रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो ये इसमें नेचुरल में ओनली रेस्टोरिंग फोर्स इसमें होता है। तो वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज इन द प्रेजेंस ऑफ अ पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स। इसमें एक्सटर्नल फोर्स रहता है। फोर्स में इसमें तीन टाइप के फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है और रेस्टोरिंग फोर्स है। इसमें केवल रेस्टोरिंग फोर्स रहता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं। एक हमारा ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 288 हर्ट्ज है और एक की 256 हर्ट्ज है। दोनों की शेप और साइज डिफरेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज द फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसमें जो है द फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अगर मैंने 256 वाला लगाया था तो ये बोर्ड 256 के हिसाब से वाइब्रेट करेगा, और अगर मैंने 288 का लगाया तो ये 288 के हिसाब से वाइब्रेट करेगा। फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। मैंने ये दिखाया भी एग्जाम्पल था। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्स पर। फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है।
आइडियली इसकी 256 रहेगी, अगर वैक्यूम में रहेगी तो 256 रहेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमेशा वैक्यूम की या नो रेस्टिव फोर्स। वैक्यूम में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैक्यूम में रेस्टिव फोर्स नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि वैक्यूम में मीडियम ना होने की वजह से आपको साउंड नहीं सुनाई देगी, लेकिन वाइब्रेशन दिखाई देगा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी वेरीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल वाइब्रेशन। फोर्थ वाइब्रेशन में अगर मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो चेंज हो जाएगी। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। आइडियल कंडीशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी में जो एम्पलीट्यूड रहता है वो कांस्टेंट रहता है, डैम्प वाइब्रेशन में कम होता जाता है। इसमें क्या होता है कि फोर्थ वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड कम रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो एक स्पेशल केस होता है कॉल्ड रेजोनेंस, वो मैं डिस्कस करूंगा। अदरवाइज एम्पलीट्यूड हमेशा छोटा रहता है और बहुत जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ये गेट्स आउट, फिनिश्ड। तो हियर द वाइब्रेशन विल कंटिन्यू। वाइब्रेशन इस केस में कंटिन्यू करता है, इस केस में वाइब्रेशन कंटिन्यूज, लेकिन इस केस में वाइब्रेशन डाइज on removal of external force, dies very soon on removal of external force। तो एक तो एम्पलीट्यूड कम होगा और वाइब्रेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स हटाने पे। सो प्लीज गो थ्रू दिस, रीड इट एंड राइट इट डाउन। बाय द टाइम यू राइट इट डाउन आई एम कमिंग बैक ऑन एन इंपॉर्टेंट फिनोमेनन। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पीरियोडिक फोर्स वाइब्रेशन। आदमी झूले पे बैठा हुआ, ही इज लाइक अ पेंडुलम, तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2π√G/L। लेंथ है उसकी, लेट्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से झूला जहां टॉप पे, लेकिन उसे जो धक्का दे रहा है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को दे रहा है जो कि ऊपर चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। एक सर्टेन टाइम बाद वो उसे पुश करता है, फिर पुश करता है, फिर पुश करता है। तो जो आदमी झूले पे है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे नहीं झूल रहा है, वो किस फ्रीक्वेंसी पे झूल रहा है? जिस फ्रीक्वेंसी से उसको एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक इसलिए क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे वो पीरियोडिक फोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पे ये आदमी झूल रहा है। So this is an example of forced vibration. Okay, boys, let's pay to attention. बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर है रेजोनेंस के ऊपर। किसके ऊपर? ऑन रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? अगर कोई बॉडी पे फोर्स वाइब्रेशन करते हैं और जो फोर्स वाइब्रेशन का हमने बताया था कि फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से बॉडी वाइब्रेट करती है। अब बॉडी के ऊपर जब भी फोर्स पीरियोडिक वाइब्रेशन करेंगे तो उस बॉडी किस वाइब्रेशन, किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी? जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है फोर्स्ड वाइब्रेटिंग बॉडी की। जो एक्सटर्नल फोर्स की पीरियोडिक फोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वही उसी फ्रीक्वेंसी से बॉडी वाइब्रेट करती है। लेकिन अगर बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों मैच कर जाती हैं तो क्या होता है? द बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई एम्पलीट्यूड। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, frequency of external periodic force, frequency of external periodic force is equal to frequency, natural frequency, तो उस केस में the body starts vibrating at increasing amplitude. This phenomena is called resonance and the vibrations are called resonant vibrations. वाइब्रेट करने लगती है ज्यादा एम्पलीट्यूड पे। नॉर्मली क्या होता है? जब
हम फोर्स वाइब्रेशन करते हैं और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तब उस केस में वाइब्रेशन इज एट अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड, और जब फोर्स वाइब्रेशन हटा लेते हैं तो बहुत जल्दी वो वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। लेकिन इस केस में वाइब्रेशन बहुत देर तक चलता है और ज्यादा एम्पलीट्यूड पे चलता है। आइडियली अगर कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है तो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड पे करेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स हर समय होता है, तो एक फाइनाइट एम्पलीट्यूड पे काम करेंगे। और इसको समझने के लिए हम लोग 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक हम करेंगे आपका पेंडुलम का, और क्या हो रहा है। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, इस पे मैंने एक पेंडुलम ये टांग दिया, ए बी सी और डी। ए लेंथ एल है, एल ए एल बी एल सी एल बी, और एक कंडीशन है एल ए इज इक्वल टू एल। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी सेम होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है पेंडुलम की होती है 1/2 पाई रूट जी बाई, जी से सबका कांस्टेंट है क्योंकि एक ही जगह पे है, एल जिसका सेम होगा तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, क्योंकि लेंथ इसकी छोटी। अब मान लीजिए मैंने इसको वाइब्रेट करना चाह दिया, इसको मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये वाइब्रेट करने लगेगा, ये वाइब्रेट करेगा, स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करेगी, उसकी वजह से ये सब भी वाइब्रेट करने लगेंगे। फोर्स, ये जो वाइब्रेशन है ये इन तीनों में फोर्स वाइब्रेशन करेगा। ये एक्सटर्नल पीरियोडिक बॉडी है, एक्सटर्नल फोर्स है, पीरियोडिक फोर्स है, जो इस बॉडी पे, इस बॉडी पे और इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है। तो फोर्स वाइब्रेशन कब होता है? व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो ये भी वाइब्रेट करेगी, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, लेकिन इनका वाइब्रेशन बहुत थोड़ा होगा, लेकिन ये बहुत वाइब्रेट करेगा। तो ये क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही ये ट्रांसफर हो रही इस पे, और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से ये दोनों हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेंगे। अब इसमें दो चीजें समझ लीजिए, एक बुक में एक जगह आप पढ़ेंगे, दे हैव वाइब्रेट ऑन द सेम फेज, आउट ऑफ फेज। इन दोनों में कोई कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई कैसे घूम रहा है अपना बावले बच्चे की तरह से, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इससे कोई मतलब, ये दोनों सिस्टमैटिकली आपस में चलेंगे। तो ये एक केस है स्ट्रिंग्स का। तो द वाइब्रेशंस आर इन फेज, द वाइब्रेशंस आर इन फेज। ओके, अंडरस्टूड? अब दूसरा एक केस आप देख लीजिए, ट्यूनिंग फॉर्क मैंने दिखाया था। ये एम्प्टी बॉक्सेस को साउंड बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर हवा रहती है और ऊपर से कवर रहता है। एक ये साउंड बॉक्स है, ये 256 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और ये भी 256 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है। इसको मैंने वाइब्रेट किया, खींच के छोड़ दिया या किसी चीज पर स्ट्राइक किया, छोड़ दिया, तो क्या करेगा? ये वाइब्रेट करेगा। किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा? 256 हर्ट्ज पे करेगा। तो ये वाइब्रेट करेगा, ये एयर वाइब्रेट करने लगेगी, ये अंदर, इसके अंदर एयर वाइब्रेशन जाएगा, ये एयर इसको फोर्सफुली वाइब्रेट करेगी। किस फ्रीक्वेंसी पे? 256 हर्ट्ज पे। ये इस ट्यूनिंग फॉर्क को 256 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करेगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी
इट इज अ रेजोनेंट वाइब्रेशन। रेजोनेंट वाइब्रेशन होगी, रेजोनेंस होगा, फिनोमिना रेजोनेंस होगा और रेजोनेंट वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड हाई होगा, इन फेज होगा, एम्पलीट्यूड हाई होगा, इन फेज होगा और मोशन चलता रहेगा। ये जब रुकने को तैयार होगा तो ये मैक्सिमम पे रहेगा, फिर ये धीमे होने लगेगा, ये मैक्सिमम होने लगेगा और आइडियली ये कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स होने की वजह से ये थोड़ी देर बाद हो जाता है। इसकी जगह अगर हम 512 हर्ट्ज का लगाएंगे तो ये 256 इसको हिलाएगा तो जरूर, लेकिन ये एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये केस हो गया, एक एग्जाम्पल है कि रेजोनेंस के लिए एक तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, frequency of external periodic force has to be equal to the frequency of natural frequency of the body. Natural frequency of body के बराबर external periodic force की frequency होनी चाहिए। इस केस में अगर 256 था तो अच्छी तरह से रेजोनेट करेगा, काफी एम्पलीट्यूड पे करेगा। 256 और 512 है तो इसलिए इसका उतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन नहीं होगा, आउट ऑफ फेज होगा और बहुत जल्दी डिके कर जाएगा। अगर इसको हमने 256 के और 512 का इसको हटा देते तो क्या होगा, तुरंत बंद हो जाएगा। छोटा वॉल्यूम पे, छोटे एम्पलीट्यूड पे चल रहा है, बंद हो जाएगा। अगर 256 होता, ये हम हटा देते तब भी ये वाइब्रेट करता रहता। ओके, ये दोनों चीजें समझ लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक अप जस्ट नाउ, एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस इन एयर बॉल। एक पाइप है जिसमें वाटर है, जिसको हम वेरी कर सकते हैं इसका लेवल। इसको ऊपर करेंगे तो इसका पानी इसमें आ जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। इसको नीचे करेंगे तो इसका पानी इसमें चला जाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा। ये ट्यूनिंग फॉर्क है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को हमने बजाया तो हमें कुछ देर बाद इसका लेवल चेंज करने पे हमें एक समय बड़ी जोर की आवाज सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी कि ये एयर कॉलम भी वाइब्रेट करती है और जब एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है विच इज प्रोपोर्शनल टू एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, जब वो नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 256 या जल्दी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो ये रेजोनेट करने लगेगा। तो रेजोनेंस विल अकर लेट्स से एट लेंथ L। अगर फर्स्ट रेजोनेंस जो है आपको एक बार आवाज जो सुनाई देगी, हैवी आवाज एट लेंथ L, उसके बाद क्या होगा, जब हम लेंथ चेंज कर देंगे, ऊपर कर देंगे या कम कर देंगे, आवाज खत्म हो जाएगी, बहुत धीमी आवाज आएगी, रेजोनेंस खत्म हो गया। लेकिन एक सिचुएशन और है, जब इसको हम और नीचे करते जाएं तो लेट्स से L पे थी हमारी, जब 3L लेंथ हो जाएगी तो फिर से आवाज आएगी। तो रेजोनेंस इन अ पाइप विल अकर, अगर लेंथ पहला रेजोनेंस L पे होगा तो दूसरा रेजोनेंस 3L पे होगा, तीसरा रेजोनेंस 5L पे होगा, चौथा रेजोनेंस 7L पे होगा। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि रेजोनेंस 3 सेंटीमीटर पे हो रहा है तो उसके बाद दूसरा रेजोनेंस किस सेंटीमीटर पे होगा, तो आप बोलेंगे 3 है तो 3 के बाद 3 into 3 9 सेंटीमीटर होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल टेस्ट में आया था एक बार बोर्ड में, वो मैं आपको करवा लेता हूं। उसमें क्या किया था उन्होंने, कई सारे है, 1 2 3 4, ये पाइप सबकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हाइट है, ये 8 सेंटीमीटर भरा है, ये 6 सेंटीमीटर भरा है, ये 4 सेंटीमीटर भरा है और ये 2 सेंटीमीटर भरा है। और इसमें कहा कि एक ट्यूनिंग फॉर्क हम लाते हैं तो इसमें रेजोनेंस होती है।
तो इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम और सब पाइप पे ले जाएंगे तो किस में रेजोनेंस होगा। तो सबसे पहले आप एयर कॉलम निकालिए। इसमें कितना एयर कॉलम है? 2 सेंटीमीटर। हमें मालूम है फर्स्ट अगर 2 सेंटीमीटर पे होगा तो दूसरा जो है 3L पे होगा। L पे होता है तो सेकंड 3L पे होगा, थर्ड रेजोनेंस 5L पे होगा। सेम पानी को हटाते हुए पहली बार जो रेजोनेंस सुनाई देगा, दूसरी बार 3L पे सुनाई देगा, जब एयर कॉलम 3L हो जाएगी, फिर 5L पे सुनाई देगा। इसको याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इतना मालूम होना चाहिए L, 3L, 5L। कुछ कुछ सिमिलर है जब आप एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे इन अ क्लोज्ड पाइप। फ्रीक्वेंसी किसमें थी? F, 3F, 5F, इसी तरह से L, 3L, 5L, इतना याद कर लीजिए। इस केस में एयर कॉलम कितना है? 4 सेंटीमीटर। इस केस में कितना है? 6 सेंटीमीटर। इस केस में कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो अगर L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो सेकंड में कितना होगा? 3L बराबर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें 4 सेंटीमीटर नहीं बराबर, इसमें 6 सेंटीमीटर। तो जब ये यहां पे आएगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क इस पे अगर रेजोनेट कर रहा है तो इस पे नहीं रेजोनेट करेगा, इस पे करेगा, इस पे रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है इससे, इसकी नहीं मैच कर रही है, इसकी मैच कर रही है, उसकी मैच नहीं कर रही है। रियल लाइफ में हम लोग 2-3 जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बच्चों को या आर्मी वालों को जब पुल के ऊपर जाते हैं तो पुल के ऊपर उनको कह देते हैं कि आप मार्च पास्ट मत कीजिए। उसका रीजन ये है कि द ब्रिज, सस्पेंडेड ब्रिज है, मान लीजिए कोई ब्रिज है, इट इज लाइक अ रॉड और अ स्ट्रिंग। अब जब आदमी इसके ऊपर मार्च पास कर रहा है तो मार्च पास में आवाज कैसे आती है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, बूस्ट आ रही है। तो क्या हुआ? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ब्रिज विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और हाई एम्पलीट्यूड पर जब वाइब्रेट करने लगेगा तो द ब्रिज विल कोलैप्स। So people armed forces are required not to march past on the bridge because the bridge may vibrate because of high resonance, because of resonance at a high amplitude and it may collapse. दूसरी चीज, कारों में आप जाइए या मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे जाइए, एक स्पीड पे आप देखेंगे कि साइड व्यू मिरर हिल रहा है या आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। क्या है? उसके अंदर इंजन है, इंजन में वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं, इंजन प्रोड्यूस करता है, धक 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 वाइब्रेट करता है। तो वो वाइब्रेशन जो है, जिस समय बॉडी के वाइब्रेशन से मैच कर जाती है, वो पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स है। जब वो बॉडी की वाइब्रेशन से मैच कर जाती है तो दैट कॉजेस रेजोनेंस, और उससे आपको वाइब्रेशन होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या है? आपको स्पीड बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, आपको आवाज खत्म हो जाएगी, वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए, वो आपका वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। ये जो भी मशीन्स होती हैं उनमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी वाइब्रेट करती है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे। इसी तरह से आप जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 92.7 रेड FM, 93.5 रेडियो मिर्ची, 94 पॉइंट समथिंग, ये आपके क्या है? ये जो वेव्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है उन वेव्स की जिन पे रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है। अब आपके पास एयर में ये सिग्नल भी है, ये सिग्नल भी है, और एक ये भी सिग्नल है, तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है। तो आप रेडियो में कैसे आपके ट्रांजिस्टर कैसे ट्यून करता है? ये सब सिग्नल्स आपके ट्रांजिस्टर में रिसीव किए जा रहे हैं, आपके पास सब आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसको हम ट्यून जब करते हैं तो हम मान लीजिए 92.7 पे ट्यून कर रहे हैं,
तो हम इस सर्किट को इस तरह से ट्यून करते हैं कि ये 92.7 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून हो जाए, ये सर्किट भी वाइब्रेट करने लगे इसी सेम फ्रीक्वेंसी पे। तो जो सिग्नल आ रहा है यहां पे वो इसके साथ रेजोनेट करेगा। तो जब रेजोनेट करेगा तो ये सिग्नल जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा, 92.7 वाला ये इसको फोर्स करेगा और ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इस सर्किट में इस सिग्नल को एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की बढ़ गई तो आपको ये वाली आवाज सुनाई देने लगेगी, लेकिन ये वाला और ये वाला इस फ्रीक्वेंसी से अलग है, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है, तो रेजोनेंस नहीं होगी। तो बच्चों रेजोनेंस का तुम्हें बस ये मालूम होना चाहिए कि रेजोनेंस जो है वो आपकी तभी होगी जब एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होगा, और तब होगी जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपकी मैच करेगी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मालूम होना चाहिए। फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन में दोनों का डिफरेंस आप लोग मैं भी बताता हूं आपको 2 सेकंड में। आपको ये पूरा डिफाइन कर रहे हैं क्या क्या है। यू हैव एन्यूमरेटेड द डिफरेंसेस बिटवीन फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। फोर्स वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी से डिफरेंट है। इस केस में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। इसलिए क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लो होता है, इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज हाई। तीसरी चीज है वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट इन फेज विद द वाइब्रेशन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इसमें वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज इन फेज विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और चौथा के डिफरेंस है कि जैसे ही हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हटाते हैं द बॉडी वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी डाई डाउन। इस केस में द वाइब्रेशंस कंटिन्यू even after the removal of the external periodic। About resonance, and I'll tell you a very good thing, क्लासरूम में या लेक्चर्स में अगर आपका रिसीवर दिमाग का is in tune with the frequency of the lecturer, तो क्या होगा? There will be resonance. You will be able to grasp things faster, easier. So always tune your brain to the lecturer's transmission, your reception, his transmission. He is an external driving force. You are a body. तो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे मैच करेगी तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे। इसीलिए a good lecturer always teaches according to the power of reception of the students, and this is what we do at NIPS classes. हम बच्चों के स्तर पे उतर के पढ़ाते हैं। हम हाई फाई नहीं पढ़ाते, हाई फाई लेक्चर लेके नहीं आते। हम इस टाइप से पढ़ाते हैं कि बच्चों को समझ में आए, बिकॉज अल्टीमेटली आप नहीं समझोगे तो ऑल द लेक्चर्स आर वेस्ट। सो एंजॉय, बी स्टूडियस, बी कंसंट्रेटेड, एंड सक्सेस इज देयर विथ यू। थैंक यू वेरी मच। दिस कवर्स 2/3 of sound, one chapter on sound which is on loudness, pitch and quality of the sound will be covered in my next video lecture. Thank you boys and girls. Have a nice time.